बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। डर नहीं लगता साहिब, मौलाना फजलुर रहमान से डर लगता है, और ये डर पहले नहीं लगता था, उनकी मलेशिया से डर लगता है। पीली पीली वर्दियां पहने डंडा बरदारों से डर लगता है, और ये डर पहले नहीं लगता था। जब से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहरक हुई है, ये डर उस वक़्त से लगना शुरू हुआ है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान डंडे के जवाब में डंडा चलाने का ऐलान कर चुके हैं। तो उनके इन्हीं इरादों को देखते हुए वफाकी वजारत दाखिला हरकत में आ गई है। सूबाई हुकूमतों को मरासला लिखा गया है और ये कहा गया कि सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्ला विंग्स के खिलाफ मौसर इकदाम करें। एक बड़ा तगड़ा किस्म का मरासला सूबाई हुकूमतों को भेजा गया है कि पढ़ लो, जिसमें यह भी कहा गया है कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने अपनी मलेशिया बना रखी है, जो मुसल्ला अफवाज जैसी वर्दी और मेडल पहनते हैं। ये आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। तो इन मुसल्ला विंग के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होगी। तो तमाम सूबाई हुकूमतें इसका नोटिस लें। तो फेडरल गवर्नमेंट ने यह मामला बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत के गले में डाल दिया। अब सवाल ये है कि सियासी और मजहबी जमातों ने ये जो मुसल्ला विंग बनाए हुए, जिन्हें मुसल्ला कहा जाता है, ये बहुत सी सियासी जमातों के अंदर है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की जमात नहीं, बल्कि बहुत सी सियासी जमातों ने अपने अलग अलग विंग बनाए हुए हैं, उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। अब ये मौलाना फजलुर रहमान ने विंग बनाया हुआ है, बुनियादी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान मजहबी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मजहबी इज्तिमात होते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए उन्होंने जो अपनी फोर्स बनाई हुई है, ये रजाकारों पर मुश्तमिल फोर्स है। ये वो नहीं है कि आपने किसी को डंडे वंडे दिए कि कब्जा कर लो, फला कर लो, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसी कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान के ये जो रजाकार हैं, रजाकार फोर्स, उन्होंने कोई इस किस्म की हरकत की हो, और ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट है कि इन्होंने किसी के ऊपर कोई डंडा वंडा चलाया हो। आप बहुत से मजहबी जमातों को अगर आप देखें, नाम लिए बगैर मैं कह सकता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं कि जिन्होंने मैनेजमेंट रखी होती है, और मैनेजमेंट के पास छोटियां मोटियां होती है, थोड़े डंडे होते हैं, जो कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हजूम को कंट्रोल करने के लिए, लाइन बनाने के लिए और मुख्तलिफ इक़दाम के लिए। मैं को फेवर नहीं कर रहा, मैं यकीनी तौर पर मुसल्ला विंग्स के खिलाफ हूँ, और जितनी बड़ी पोलिटिकल जमात है उन सब के अंदर मुसल्ला विंग्स हैं। तो ये कार्रवाई वजारत दाखिला को सूबाई हुकूमतों पर डालने की बजाय खुद करनी चाहिए थी। और आज इसका फैसला क्यों किया गया? क्योंकि आज अपोजिशन बाहर निकली हुई है। अगर 2-2.5 साल से जब से खास की हुकूमत आई है और हुकूमत ये समझती है कि मुसल्ला विंग नहीं होने चाहिए, तो डे 1 से ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले रोज से इसके ऊपर अमल होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि अपोजिशन बाहर निकली है और डर ये लग रहा है कि अगर लाठी गोली चलाएंगे तो जवाब में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उधर भी लोग ऐसे मौजूद है जो कि ऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज किस्म की फोर्सेस से हमेशा जो है वो डर लगता है। तो स्टेट विद इन स्टेट का तासुर उभरता जरूर है। अब मुझे नहीं पता कि मौलाना फजलुर रहमान का इस पे जो है वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने रिएक्शन जरूर दिया है। वो ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की सियासी एक्टिविटी होती है तो फिर हुकूमतें इस तरह की कार्रवाई करते हैं ताकि सियासी और मजहबी जमातों को दबाव में ला सके। तो उन्होंने आउटराइट इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा चंद दिन रोज पहले मुस्लिम लीग नून ने भी अपना एक यूथ का विंग बनाने का ऐलान किया था। तो उससे पहले खास साहब भी ऐलान कर चुके हैं अपना एक अलहदा, वो जो लोग घूमते हैं उनके लिए भी। तो हर सियासी जमात इस तरह के अपने रजाकारों को इकट्ठा करती है और उनसे मुख्तलिफ सर्विसेज लेती है। अब वो सर्विसेज क्या होती है, उनकी नोयत मुख्तलिफ हो सकती है। तो खान साहब ने जो अपनी टाइगर फोर्स बनाई है, तो उसका तो नाम ही ये बताता है कि वो टाइगर्स हैं। और दूसरा, अब ये नहीं पता कि उनके पास डंडे हैं कि नहीं है, लेकिन उनके बारे में बहुत कंप्लेन्स है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की फोर्स है, एमकेएम के अंदर भी इस तरह फोर्स है, और भी सियासी मजहबी जमातों ने इस तरह अपने विंग्स बनाए हुए हैं। तो तय ये करना पड़ेगा कौन सा विंग मुसल्ला है, एक्टिविटी करता है, और कौन सा ऐसा है जो कि मैनेजमेंट के लिए। तो फिलहाल तो मौलाना फजलुर रहमान का ये जो रजाकार फोर्स है, ये तो मैनेजरियल काम करते हैं, मैनेजमेंट के काम करते हैं। तो उनके हवाले से ये कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो असल मसला ये कि कहीं वो जो मौलाना फजलुर रहमान डंडे का जवाब डंडे से देने की बात करें, तो कहीं इस फोर्स की वजह से नहीं दे रहे, और ये तो जवाब नहीं देगी। तो उसमें और भी सियासी जमातें मौजूद हैं, आम कारकुनान, वो भी जब झंडे लेके जाते हैं और डंडा तो साथ लगा ही होता है। तो उनको भी अगर आप ये कहेंगे वो मुसल्ला है, यानी सिर्फ डंडा रखने पे अगर कोई सियासी जमात मुसल्ला हो सकती है, तो फिर सारी जमातों में बैन लग जाएगा, क्योंकि सबने झंडे उठाए होते हैं, उनके नीचे डंडे लगे होते हैं। तो ये मुरासला जारी किए गए फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से।
और पीडीएम का 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा रोकने के लिए पंजाब हुकूमत पूरी तरह मुतहरक हो गई है। डीजे बट के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तौसीफ शाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। तौसीफ शाह ने मरियम नवाज के रैली के हवाले से इस्तकबालिया कैंप लगा रखा था। मरियम नवाज लाहौर में रैलियां निकाल रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस एफआईआर पर एफआईआर काट रही है। सैकड़ों अफराद पर कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी के मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और जरा ये कहते हैं कि जलसे से कबल नून लीग के 350 सरकर्दा रहनुमाओं और कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जलसागाह में शुरुका को रोकने के लिए हुकूमत ने 3 प्लान बना लिए। जराये के हवाले ये कहा जा रहा है हुकूमत के प्लान A के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला से आने वाले कारकुनों को उनके इजला में रोका जाएगा। इस हवाले से मुकामी जिला इंतजामिया को फहरिस्तें तैयार करके भिजवा दी गई है। प्लान B के मुताबिक लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए जाएंगे और इस हवाले से जलसे के शुरका की मुमकिना मुजाहमत रोकने के लिए दीगर अजला से भी पुलिस की इजाफी नफरी बुलाई जाएगी। जबकि जलसा में शुरका की मॉनिटरिंग सेफ सिटी अथॉरिटी पर के हवाले से जो लगे कैमरे हैं उनसे की जाएगी। जबकि प्लान C के मुताबिक जलसे में शरीक रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना SOPs के हवाले से यानी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे ताकि जलसे में कम लोग शरीक हो सकें। पीडीएम की क़यादत का मौक़िफ़ यह है कि लॉन्ग मार्च से कबल ही अपोजिशन अपने अहदाफ आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं। हमारे कुछ दोस्त नाराज होते हैं कि जी आप दोस्तों की बात क्यों करते हैं, लेकिन दूसरे का नुक्ता नज़र भी सुनना चाहिए, हौसले से सुनना चाहिए। और सहाफ़त के अंदर बहुत से लोग मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के हामिल होते हैं। सबका नुक्ता नज़र इज़्ज़त और एहतराम के साथ सुनना चाहिए। आप उनकी राय से इत्तफाक करें ना करें, इख्तिलाफ राय करें, जिस तरह मैं करता हूँ, तो मुझे बहुत सी बातों पे इख्तिलाफ होता है तो मैं उसका इजहार जरूर करता हूं। तो देखते हैं हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं। ना पड़ेगी, हुकूमत की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए जी कि हर वक्त हर जगह हर एक से बात हो सकती है, अनकंडीशनल बातचीत करनी चाहिए। मानी उन्होंने वो चीजें हैं जो आइन कानून के तहत और उनकी हुकूमत की पॉलिसी की लाइट में होंगी, वरना बातचीत के दरवाजे कौन बंद करता है? हुकूमतें कभी दरवाजे बंद नहीं करती, बातचीत जारी रहती। जैसे इंडिया ने वो दिल्ली में बंद किया, मैं तो जो आशर हो रहा है आपके सामने। हाँ जी, तो सब देखें, बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो अगर ये चाहते हैं, देखें जब वो क्रिकेट खेलते थे तो क्या वो मैच फिक्सर के साथ नहीं खेलते थे? जो पता होता था कि ये मैच फिक्सर है, ये जुआ लगा रहा है, वो फलान टीम का मुखालिफ टीमों के जितने भी खिलाड़ी होते थे उनको पता होता था। लेकिन क्या कभी उन्होंने क्रिकेट जो है ना वो उसके रूल्स आप पॉलिटिक्स पर अप्लाई ना करें। नहीं, अगर वहां पे वो मैच फिक्सर्स और उन बुकियों मैं कोई और बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये उनकी बात में वजन है कि अब इन्होंने संगीन हथ पै गया पंजाबी च जिहड़ा कही ना, आई एम सॉरी जी, तुहानू अगर वो पता सिख दी लीडरशिप जिहड़ी उत्थे कर रही ना गुफ्तगू, अगर वो तो वो मतलब वो पंजाबी जिहड़ी असीं समझने गला। हाँ हाँ जी, ये है कि अगले 3 महीने में तमाम केसेस का फैसला हो जाना चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के यानी ऑर्डर्स के मुताबिक। तो जब फैसले हो गए तो इनकी ना सियासत, ना इनका पैसा, ना ये काले जो मली होगी, जिन लोगों को कन्विक्शन हो जाएगी तो वो तो किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन तो उन्होंने सियासत क्या करनी है? तो इसलिए इमरान खान की इस बात में वजन है कि ये एक्चुअली ये चाहते हैं कि इनके मुकदमे जो है वो खत्म हो जाए। वो करने को तैयार नहीं और करने नहीं चाहिए, वरना उनका जो कॉन्शियंस ही है वो उनको जाके पकड़ेगी। खान साहब आपने तो हमें, मैं रिकवर कराऊंगा पैसा लूटा हुआ और चोरों डाकुओं को पकड़ूंगा, तो आप अपनी हुकूमत और कुर्सी बचाने के लिए उन्हीं के आगे आप सरेंडर कर रहे हैं। तो नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इन हिज ओन कॉन्शियंस पार्टी की। वो मैं एक मिसाल दिया करता हूं, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। एक बड़ा मशहूर जुमला है,
रोको मत जाने दो, इसे अदा करने के कई तरीके हैं। इस एक जुमले से कई मफहूम निकल सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि रोको मत जाने दो तो इसका मतलब अलग है, और अगर ये कहा जाए रोको मत जाने दो तो इसका मफहूम दूसरा है। तो असल कंफ्यूजन यही है। एक तरफ खान साहब के चाहने वाले ये चाहते हैं कि मुखालफिन से बात की जाए और दरवाजे बंद न किया जाए, तो दूसरी तरफ ये फरमाते हैं कि लोग खान साहब से सवाल करेंगे कि चोरों डाकुओं से बात कैसे कर रहे हो। तो लगता यूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कंफ्यूज है कि करना क्या है। तो खान साहब भी हुकूमत को क्रिकेट का मैच समझकर चला रहे थे, तो उनके हमायती मीडिया के लोग भी उन्हें मशवरे वैसे ही दे रहे हैं। तो जिनके ऐसे दोस्त और मुशीर हो तो फिर वो हुकूमत भी वैसे ही करेंगे। सियासत क्रिकेट का खेल नहीं है। तो 2.5 साल में तो अपोजिशन से कुछ निकाल नहीं सके, तो 3 माह में क्या निकाल पाएंगे। तो सवाल यह है कि जिन मुकदमात की बुनियादी दुरुस्त नहीं है, महज इल्जामात हैं, सुनी सुनाई बातें हैं या प्रोपेगेंडा है, तो फिर उनका नतीजा तो यही कुछ निकलना है जो निकल रहा है। अवाम के लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि अगर कोई करप्ट है तो फिर उसे करप्ट साबित करके अंदर किया जाए। ये काम 2.5 साल में क्यों नहीं हो सका। तो हुक्मरान जमात का हमायती मीडिया अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है, यानी वो जो नाकामी हुई है 2-2.5 साल में लोगों को करप्ट साबित करने की, उसके बदले में तासुर ये दिया जा रहा है कि अदालतें फैसला नहीं कर पा रही, वरना मुखालफिन पर करप्शन साबित हो चुकी होती। तो दूसरे लफ्जों में अब अवाम को अदलिया के हवाले से भी बदजन करने की कोशिश की जा रही है, जो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। और नैब का मामला अब सेनेट देखेगी। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नैब नदीम मांडवीवाला ने नैब को आड़े हाथों लिया है, उस पर गुफ्तगू कर रहे खुद नदीम मांडवीवाला। वॉच दिस। कहा कि कोई और डेट मुझे दे दें तो मैं आई विल कम। अच्छा, उन्होंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि मैं कमेटी में नहीं आऊं। ये बताएं कि आपने दावा किया कि आप नैब को इंटरनेशनली ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, कैसे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं जो कि नैब डिनाई कर रहा है, और ये भी मैं चेयरमैन नैब को कन्विंस करना चाहता हूं कि ये हुए हैं। आप देखें, डिनायल से कुछ नहीं होता। जो लोग मरे हैं, जो सुसाइड लेटर ब्रिगेडियर मुनीर साहब छोड़ के गए हैं, जो लोग नैब से ले जाते हुए हॉस्पिटल तक मर गए हैं, जेल तक मर गए हैं, ये लेकिन नैब ने इसको डिनाई कर दिया है। वही तो मैं कह रहा हूं आपको। तो डिनाई करने से तो कुछ नहीं होता ना मीर साहब। देखें, यू हैव टू एड्रेस द इशू। अगर देखें मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरी रेपुटेशन इज इन अ वे अपग्रेडेड इफ आई से कि जी हाँ जी मेरे से ये गलती लेकिन या मेरे डिपार्टमेंट से ये गलती नैब ने जो रिस्पांस दिया है आपकी एलिगेशंस का, उसमें कहा है कि आपने मांडवीवाला बिल्डर्स के अकाउंट्स में जो मौजूद रकम थी उसको कर्जे के तौर पे शो किया। देखिए मेरी एक बात सुने, मांडवीवाला बिल्डर्स एक बड़ी पुरानी कंपनी है। आई एम द 4th जनरेशन इन बिजनेस। माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इज इन बिजनेस सिंस 1920। ठीक है ना। तो इनके, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इनके कहने से, इनके एनालिसिस से ये काम किसका है? ये काम है एफबीआर का। हमारी फैमिली या हमारे जो बिजनेसेस हैं, हम कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट दिखाएं या कोई चीज करें तो उसका नैब कहती है कि वो जो अकाउंट्स में जो पैसा है वो करप्शन का पैसा है। करप्शन कहां? कौन सी करप्शन? किसकी करप्शन? यही तो मैं जानना चाहता हूं। भाई एक आदमी है कैप्टन एजाज हारून, उसने अपने प्लॉट्स बेचे जो उसके वालिद के प्लॉट्स थे। ठीक है ना, प्राइवेट प्लॉट्स थे, प्राइवेट आदमी को बेचे, प्राइवेट आदमी से पैसे आए। करप्शन कहां है? करप्शन का पैसा कहां है? अच्छा, मैं देखिए, आई एम ऑल फॉर करप्शन मीर साहब। मैं आपके आज शो पे कहना चाहता हूं कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम करप्शन के एम्बिट में अगर आप बिजनेसमैनों को, प्राइवेट सिटीजन्स को, लोगों को इसके अंदर ला के आप खराब कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा नुकसान कहती है कि आपने अपने एक एम्प्लॉई मुअर्रख जब भी पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखेगा उसमें नैब का नाम सर-ए-फहरिस्त होगा, बहुत नुमाया होगा। बुनियादी तौर पर नैब एहतसाब का इदारा है, लेकिन तासुर यह है कि वो इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो नैब हुकाम लाख दावे कर ले लेकिन वो अपनी गैर जानबदारी साबित नहीं कर सकते। सैकड़ों लोग नैब के मुकदमात में जेल भेज दिए जाते हैं और फिर महीनों उनको नहीं पूछा जाता। उनमें से कई वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, वजूहात कई कोई भी हो,
लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर नैब ने पकड़ा होता है, तो जब तक नैब उनको रिलीज नहीं करती तो वो चाहे जुडिशल पे हो तो रिलीज नहीं होते। अब असद मुनीर का वाकया सबको याद है, उन्होंने नैब के हवाले से खत लिखकर खुद को मौत के सुपुर्द कर दिया था। इसके अलावा मियां जावेद इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी थे, नैब उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले गई तो जेल से उनकी लाश वापस आई। तो तारीख बड़ी भरी पड़ी हुई है। अब मुझे नहीं पता नदीम मांडीवाला के पास यह कितनी इसकी डिटेल्स हैं या नहीं है, और चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट नैब के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इससे एक नया बहस का दरवाजा खोल दिया है। और सवाल यह कि मुल्क के सबसे बड़े पार्लिमानी फोरम्स, उन पर भी नैब के जुल्म और सितम डिस्कस हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर नैब ने बड़ा अच्छा काम किया है तो फिर उसकी वाहवाही होनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर ये मामला इस तरह डिस्कस हो रहा है, कई साल बाद ये सेनेट के लेवल पर डिस्कस हो रहा है, कौमी असेंबली में इस पर बात होती रही है, लेकिन सेनेट में इस पर हमें कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नजर नहीं आया, खामोशी नजर आई। पहली बार सेनेट में इस पर बात हो रही है। और कहने वाले तो कहते हैं कि सेनेट की कमेटियां बहुत बाइख्तियार होती हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो सेनेटर बड़े बाख्तियार होते हैं, लेकिन हमारे सेनेटर इसका इस्तेमाल यानी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते नहीं है, और अगर करते भी हैं तो दीगर कामों के लिए करते हैं। कानून साजी असेंबली के हवाले छोड़ रखी है, यानी कौमी असेंबली और सेनेट के मेंबरान मेरे ख्याल में अगर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, और ना सिर्फ सेनेटर्स, ना सिर्फ नैब, बल्कि और भी बहुत से ऐसे इदारे जो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, उनको बुलाकर पूछना चाहिए। और सेनेट से बेहतर फोरम कोई हो नहीं सकता। सेनेट के पास इख्तियार भी हैं, और सेनेट की जो कमेटियां हैं बड़ी बाख्तियार होती हैं, वो बुला के लोगों से पूछ सकती हैं जो भी हसास मामलात हैं, तो उन पर वो बात कर सकते हैं। तो इससे अवाम के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अपोजिशन हुकूमत से बात करने को बेताब थी, तो उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो NRO मांग रहे हैं, इसलिए राब्ते कर रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से अपोजिशन से राब्ता किया गया है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि अब हुकूमत राब्ते कर रही है तो NRO की तलाश हुकूमत को है? हुकूमत अपोजिशन से NRO मांग रही है, काबीना के लोग अपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं और उन्हें बातचीत पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब या तो हुकूमत इसकी तरदीद करे क्योंकि बात तो बनी नहीं, या फिर ये बताना पड़ेगा कि अपोजिशन से किस लिए राब्ते किए जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि हुकूमत के लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने उन्हें साफ जवाब दे दिया है। किसी शख्सियत ने आपकी पार्टी की किसी मरकजी लीडरशिप के साथ को राब्ता किया? जी, हुकूमत की तरफ से राब्ते हुए हैं, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अब पॉइंट ऐसा आ गया है कि हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं, और फिर हुकूमत हमसे अब क्यों राब्ता करना चाहती है? हम तो उनसे NRO मांगते हैं। एक शख्सियत ने राब्ता किया या दो ने किया? एक से ज्यादा ने किया। चलें, ठीक है। और जिनसे राब्ता किया गया उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा है कि अब हम आपसे कोई राब्ता नहीं कर सकते, जो भी बातचीत होनी थी उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब इमरान खान साहब इस्तीफा दें, उसके बाद फिर देखा जाए। मेरे लिए पॉजिटिव चीज इसमें यह है, और एक खबर यह है कि पहली दफा हुकूमत की तरफ से, यानी कि इमरान खान साहब की कैबिनेट में से एक से ज्यादा लोगों ने आपके साथ राब्ता कायम किया। ये तो एक अच्छी खुशगवार हैरत वाली खबर नहीं है? जी, हैरत की खबर नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अब उनको भी संजीदगी का एहसास हो रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अली मोहम्मद, एक तरफ खान साहब अवाम के सामने ये कहते हैं कि अपोजिशन से कोई बात नहीं होगी, मैं NRO नहीं दूंगा, तो दूसरी तरफ वो अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रहे हैं, तो उनकी कौन सी बात को सही माना जाए? बात ना करने का दावा करने वाली को या फिर राब्ते करने वाली को? अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि देर आए दुरुस्त आए, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, क्योंकि ना तो अभी तक अपोजिशन कोई बहुत बड़ा मकसद अचीव कर सकी है, ना हुकूमत। दोनों बज़ाहिर विन विन सिचुएशन में है, लेकिन तहरीक चलाने से अपोजिशन का कुछ जाता नहीं, और तहरीक कामयाब हो गई तो हुकूमत का कुछ रहना नहीं। तो नुकसान अगर होगा तो मेरे नजदीक हुकूमत का हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अपोजिशन से राब्तों की खबर अगर अपोजिशन की बजाय हुकूमत डिस्क्लोज कर रही होती तो शायद उसे एडवांटेज मिलता कि मुज़ाकरात की पहल हुकूमत की तरफ से हो रही है, लेकिन एक तरफ इनकार और दूसरी तरफ से राब्ते ये बात जाहिर करते हैं कि अभी वो संजीदगी आई नहीं जो कि आना चाहिए थी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। तारीख बड़ी जालिम है, खुद को दोहराती रहती है। कल तक अपोजिशन पर यह इल्जाम लगता था कि वो एनआरओ मांग रही है। आज हुकूमत अपोजिशन से एनआरओ मांगती हुई दिखाई देती है। दुनिया मुकाफात अमल है। कभी खास साहब जलसे किया करते थे और शहरों को बंद किया करते थे, बिजली के बिल जलाया करते थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया करते थे, शहर शहर पहिया जाम और हड़तालें होती थी। आज सब कुछ पलट कर उनके सामने आ रहा है। आज वक्त बदल चुका है। आज खान साहब अपोजिशन लीडर नहीं है, आज खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, और अपोजिशन उनसे वही सलूक कर रही है जो खान साहब ने उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के साथ किया। कभी लाहौर बंद, कभी फैसलाबाद बंद, कभी कराची और कभी पूरा पाकिस्तान बंद। आज खान साहब ये फरमाते हैं कि जलसों से मुल्क का नुकसान होता है। अपोजिशन अगर उनको हटाना चाहती है तो तहरीके अदम एतमाद लाए, डायलॉग करना है तो पार्लियामेंट में आए। तो कल तक खान साहब अपोजिशन के साथ ना हाथ मिलाने को तैयार थे, ना बात करने को तैयार थे। आज वो नेशनल डायलॉग की बात करें। आज उन्हें पार्लियामेंट भी अहमियत की हामिल दिखाई देती है। यही पार्लियामेंट है जहां से खान साहब इस्तीफे देकर निकल गए थे और उस पर लान तान भी किया करते थे। आज खान साहब क्या फरमा रहे हैं? हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ करो। हमें तो कोई इतराज नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट से अपोजिशन क्या करेगी, जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आईनी तरीका तो वो है, इस्तीफे देंगे हम, इलेक्शन करवा के और मजबूत होके आ जाएंगे। ये जो उनकी आवाजें निकल रही हैं असल में इसलिए नहीं कि उनको कोई जमहूरियत का कोई फिक्र है या इनको कोई इकोनॉमी की फिक्र है, नहीं तो ये बैकअप तो ना करते। इनको फिक्र ये है कि इन सारों ने अब पकड़े जा। तो खान साहब को भी आज पार्लियामेंट की याद आ गई। सवाल यह है कि अगर डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है और सियासी मामलात के लिए पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम नहीं, तो फिर 126 दिन डी चौक पर धमाल क्यों डालते रहे? अंपायर की उंगली उठने का इंतजार क्यों करते रहे? तो जो कल बोया था वो आज काटना तो पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं यादे माजी अजाब है या रब। मैं रात को मैं लाहौर जा रहा हूं और मैं लाहौर बंद करूंगा। चार तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। तो कल खान साहब ये ऐलान किया करते थे, आज अपोजिशन वही ऐलान कर रही है। अपोजिशन पहिए जाम के लिए भी तैयारियां कर रही है, शटर डाउन की भी तैयारियां कर रही है, जलसे भी कर रही है और लॉन्ग मार्च और धरने के लिए भी तैयार है और इस्तीफों का ऑप्शन भी लिए बैठी है। अब फर्क क्या है? कल जिस पोजिशन में खान साहब थे, क्या आज उस पोजिशन में अपोजिशन है? तो फर्क ये है कि जब खान साहब जलसे कर रहे थे या धरना दे रहे थे, उस वक्त अगर मुल्क की मईशत को देखा जाए तो मुल्क मुआशी तौर पर आज से कहीं बेहतर था। ग्रोथ रेट प्लस, स्टॉक मार्केट थी ऊपर और पे की कदर आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर थी। लेकिन उस वक्त मुआशी तबाही और बदहाली के नारे लगाए गए। तो अगर दिल पर हाथ रखकर गैर जानिबदार तरीके से सोचा जाए कि पिछले 3 से 4 साल में हमने क्या खोया क्या पाया और ये जो सियासी तमाशे हो रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला है? बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, आम आदमी की कुव्वत खरीद में इंतहाई कमी आ गई है, किसी शोबे में तरक्की होना तो दूर की बात, जो ग्राफ ऊपर था वो भी नीचे चला गया। हाँ साहब को यह गिला था कि धांधली हुई है, तो उन्होंने 4 हल्के खुलवाने के लिए सड़कों पर मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया, धरने दिए। आज अपोजिशन उसी पोजीशन में है। कल नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत थी, तो ये तासुर था कि उनको काम करने से रोका जा रहा है।
आज उसी सूरत हाल का सामना खान साहब को भी है। मगर सवाल ये नहीं कि कौन गलत है या कौन सही है, सवाल तो ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज से कौम को क्या हासिल वसूल हुआ है। पिछले 3 से 4 साल में सूरत हाल ये है कि पहली बार पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी आवाज बुलंद हो रही है। इससे पहले छोटे सूबे शिकवा किया करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट पर तो पंजाब का गलबा है, आज वो पोजीशन भी बदल चुकी है। खान साहब को लाने का एक तोहफा तो ये है, और दूसरा बड़ा तोहफा खारजा ताल्लुकात के हवाले से है। अरब ममालिक जो हमेशा हमारे दोस्त रहे हैं, उनसे थोड़ी बहुत इख्लाफात हमेशा रहे हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज वो हमसे कोसों दूर खड़े हैं। और सी पैक जो 4-5 साल पहले पूरे जोरों पर था, पाकिस्तान में लोग चीनी जुबान सीख रहे थे, आज ना सी पैक नजर आ रहा है ना चीनी नजर आ रहे हैं। तो हमने चीन को भी खुद से दूर कर दिया है। अमेरिका ने आज हमें उन मुल्कों की सब में खड़ा कर दिया है जहां मजहबी आजादी नहीं, और एक फहरिस्त जो अभी जारी हुई हाल ही में, उसमें हमारा नाम शामिल है, जबकि भारत जो कि मजहबी आजादी में बहुत ज्यादा उसका नाम है कि वहां पे मजहबी आजादी बिल्कुल नहीं है, उसका इस फहरिस्त में नाम ही नहीं है। तो ये है पॉलिसी, ये है स्ट्रेटेजी। तो जिस हुकूमत को अपोजिशन के साथ झगड़ों से फुर्सत नहीं, वो खारजा महाज क्या संभालेगी। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को बर्बाद किया गया है। अब मुझे नहीं पता दानिस्ता किया गया है या नादानिस्ता तौर पर हुआ है या महज इंतकाम की वजह से हुआ है, अनाड़ीपन की वजह से हुआ है, लेकिन सियासत की बुनियाद पर मुआशरे में नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि कल सोशल मीडिया पर सियासत के तीनों बड़े सतूनों के खिलाफ, बल्कि रियासत के सतूनों के खिलाफ ट्रेंड चलते रहे। सभी एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और बदकिस्मती से हमारी खवातीन को गालियां दी गई। तो मीडिया चाहे मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया हो, वो मुआशरे को रिफ्लेक्ट करता है, मुआशरे का आईनादार होता है। 8 से 9 करोड़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मौजूद है और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। हाँ साहब ने तब्दीली का नारा लगाया और एक यही नारा है जिस पर मुझे तो नजर आता है कि अमल हो रहा है। इससे बड़ी तब्दीली और क्या हो सकती है कि वो मुल्क जो चंद साल पहले दुनिया की 25 बड़ी मौशियतों में शामिल होने वाला था, अब वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत, गजाई पैदावार में खुद कुफील मुल्क आज खुराक से भी महरूम हो रहा है। खुराक भी हमारी बाहर से आ रही है, गंदम बाहर से, चीनी बाहर से, अब कपास। तो उधार के डॉलरों से हमने ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ा लिए और मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत पर डालने के दावे किए। इंपोर्ट बंद करके हमने महंगाई में इजाफा कर लिया। अब किसी को समझ में नहीं आ रही कि महंगाई हो क्यों रही है। बाहर से कोई चीज आ नहीं रही और जो यहां लोगों के पास मौजूद है उसके दाम लोगों ने दुगने कर दिए। उन्हें पता बाहर से कुछ आना ही नहीं है, तो हम कह रहे हैं जी हमने तजारती खसारा कम कर दिया। तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को डी वैल्यू हमने इसलिए किया था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये सब कुछ करने के बाद अगर हम दोबारा उस लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम 4-5 साल पहले पहुंच चुके थे, तो फिर जरा दिल पर हाथ रखकर सोचे इसका जिम्मेदार कौन है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबर हो तब तजजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।